बस्तर में 4 दशक से जो माओवाद काबिज था और उस 4 दशक से काबिज माओवाद में एक सबसे बड़ा जो नाम था वो सुकमा जिले के पुअर्ती गांव का एक युवा लड़का जिसका नाम हिड़मा था। हिड़मा हालांकि माओवाद को पूरे देश प्रदेश में जिक्र किया जाता था, लेकिन हिड़मा एक ऐसा प्रोफाइल था जिसका जिक्र केवल देश प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता था। और हमेशा ये सवाल कि क्या होगा माड़वी हिड़मा का, अंततः उस सवाल का जवाब मिल गया कल, जब एक बड़ी मुठभेड़ का दावा आंध्र प्रदेश की पुलिस ने किया और उसमें 6 माओवादियों को मार गिराने का दावा करते हुए हमने आपको जो प्राथमिक जानकारी दी कि जिसमें माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे को भी मार गिराया गया। इस मुठभेड़ के बाद हम जब उस घटनास्थल पर जाने के लिए निकले हैं तो आंध्र प्रदेश की परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ के मुकाबले थोड़ी सी अलग है और यही वजह है कि आज हम ग्राउंड पर नहीं जा पाए। लेकिन पूरे दिन क्या हुआ और आज की भी एक मुठभेड़ हुई, उसमें क्या हुआ, 50 माओवादियों की गिरफ्तारी की जानकारी निकल कर आई, इन सारी जानकारियों को आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं आंध्र प्रदेश के रंपा चौड़ावरम के इलाके में हूं। रंपा चौड़ावरम असल में आंध्र प्रदेश के इलाके के जो नाम हैं थोड़े से अलग तरीके से होते हैं, इसलिए उसे एक बार में बोल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो यहाँ के ज़िला अस्पताल में हूँ और इस अस्पताल में सुबह से पहुँचा हुआ था, जहाँ कल हिड़मा और उसकी पत्नी की डेड बॉडी लाई गई और साथ ही साथ उनके साथ जो और 4 माओवादी मारे गए थे उनकी डेड बॉडी लाई गई। और आज फिर सुबह 7 और माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया, उनकी डेड बॉडी भी इसी अस्पताल में लाई गई है। उस इलाके में सुबह से उनके पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि सुबह जो है हिड़मा, राजे, उनकी पत्नी, उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पत्रकारों को, मीडिया को वो इलाका अलाउड नहीं है, उस इलाके में जाने की मनाही है। सुबह से फोर्स यहाँ पर तैनात है, अभी भी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर तैनात है और पत्रकारों को उस इलाके से पूरी तरह से दूर रखा गया है। आज यहाँ के जो एसपी हैं इस इलाके के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने बताया कि आज सुबह लगभग 5 से 5:30 बजे मारेड़ मिल्ली के थाना क्षेत्र के अंतर्गत में ये मुठभेड़ हुई और थाने से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ये मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जिसमें 7 माओवादी मारे गए हैं, जिनमें सबसे मुख्य नाम है जोगाराव और ज्योति का, उनके साथ 5 अन्य हैं। जो हथियार वहाँ से बरामद किए गए उसमें AK-47 2 हैं, उनकी मैगज़ीन और उनके 72 राउंड SBBL गन हैं और उनके राउंड हैं, साथ ही साथ 303 राइफ़ल भी हैं और कॉर्डेक्स वायर, डेटोनेटर, किट बैग, ये सारे सामान बरामद किए गए। कल जो माओवादी मारे गए थे उनकी जानकारी मैंने आपको पहले दी थी, जिसमें हिड़मा, उनकी पत्नी राजे, लक्ष्मी, कमलू और मल्लू और देवे, इन सभी माओवादियों को मारा गया। साथ ही साथ एक और नई जानकारी ये भी है कि इस इलाके में 50 के लगभग संख्या में माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो गिरफ्तार किए गए माओवादी हैं इनकी सूची भी पुलिस ने आज दी है, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने। और ये सभी माओवादी बीजापुर और सुकमा इलाके के हैं जो कि इस इलाके में थे और 6 अलग अलग ज़िलों से उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आज जो लोग मारे गए उसमें टेक शंकर सबसे बड़ा नाम, जिस पर 40 लाख रुपए का इनाम था। सुरेश जो कि स्पेशल जोनल कमेटी के थे, उस पर भी 40 लाख रुपए का इनाम। ज्योति है जिन पर 8 लाख, लोकेश इन पर 8 लाख रुपए, सोनू और वासु इन पर 8 लाख रुपए, अनीता जो कि DVCM है इन पर भी 8 लाख और सम्मी इन पर भी 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं राजनांदगांव के इलाके में, सीमावर्ती इलाके में एक मुठभेड़ हुई जिसमें मध्य प्रदेश के एक TI स्तर के पुलिस अधिकारी की शहादत हुई है और जो एक चौंकाने वाली वो भी खबर है कि जिस तरह से माओवाद अब पूरी तरह से बैकफुट पर है और उस समय फिर राजनांदगांव का वो इलाका जिस इलाके में पूरी तरह से बीते दिनों गढ़चिरौली डिवीज़न के जो माओवादी हैं वो रूपेश उर्फ सतीश कोपा के साथ लौट कर चले आए थे वेणुगोपाल और इन सब के नेतृत्व में, उसके बावजूद उस इलाके में अभी भी ऐसे माओवादी सक्रिय हैं जिनके साथ मुठभेड़ हुई और उसमें पुलिस के एक जवान को अपनी शहादत देनी पड़ी। आज पूरा दिन हमने यहीं बिताया और पूरे दिन बिताने के बाद एक जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ये जो ऑपरेशन हुए हैं, जिन इलाकों में ऑपरेशन हुए हैं उस इलाके में फोर्स नहीं जाने दे रही है मीडिया को। इसके पीछे भी बहुत सारी शंकाएं निकल कर आ रही हैं। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश की एक संगठन है जिसने कल एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में उसने बताया कि ऐसे कई मुठभेड़ हुई हैं जो फर्जी रही हैं और इस मुठभेड़ को भी उस संगठन ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। हालांकि एक सबके मन में शंका चल रही थी कि कैसे इतनी बड़ी मुठभेड़ हुई होगी, क्योंकि जब भी हर कोई सोचता था कि
कि हिड़मा जिस दिन मारा जाएगा उस दिन एक बड़ी मुठभेड़ होगी। हिड़मा के साथ ये भी जाना जाता था कि बटालियन के लगभग 210 लड़ाके उसके साथ में रहते थे। 3 लेयर में उसकी सुरक्षा रहती थी। हमने इससे पहले भी हिड़मा की जो गार्ड रह चुकी है, जो अब सरेंडर करके डीआरजी में, उससे हमने लंबी चौड़ी बातचीत की थी। तो उसने भी बताया था कि हिड़मा की सुरक्षा में कितनी बड़ी संख्या में बटालियन की टीम होती है और किस लेयर में उनकी सुरक्षा रहती थी। और वो हिड़मा जो अभी भी सरकार के लिए, केंद्र सरकार तक के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था, जब वो मारा गया तो महज 2 घंटे की मुठभेड़ बताई गई, जो सुबह 6 से 7 से 8 बजे तक के बीच में, और उसमें 6 माओवादियों के मारे जाने के साथ में। तो एक बड़ा सवाल आज हमने जब एसपी साहब से ये भी पूछा कि आखिर कैसे ये मुठभेड़ हुई, तो उन्होंने भी कहा कि दरअसल आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, उन्होंने कहा कि माओवादियों का अगर इतिहास देखा जाए तो माओवाद कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश से ही निकलकर दंडकारंड की तरफ में मूव किया हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर अब स्थिति उनके लिए पूरी तरह से अनुकूल अब नहीं है, अब इस इलाके में माओवादियों को ग्रामीणों का समर्थन भी प्राप्त नहीं है। ऐसे में जब आज छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में लगातार नए कैंप लगाए जा रहे हैं, लगातार मुठभेड़ें हो रही हैं, और वहाँ पे अबूझमाड़ जैसा इलाका जो उनका सबसे सेफ जोन था, उस इलाके में भी माओवादी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। कर्रे गुट्टा हिल्स का जो ऑपरेशन हुआ, उसमें भी माओवादियों को इस बात का इल्म हो चुका था कि अब वो इलाका भी उनके हाथ से पूरी तरह से जा चुका है। वहीं बीते दिनों अब कर्रे गुट्टा हिल्स में भी सीआरपीएफ का एक बड़ा कैंप इस्टेब्लिश कर लिया गया है। तो ऐसे में अब उन्होंने आंध्र प्रदेश की ज़मीन पर फिर से अपने जो संगठन को पुनर्जीवित करने का काम शुरू करने के उद्देश्य से इस इलाके में उनकी मूवमेंट होने का अंदेशा इस इलाके के एसपी ने जताया। और उनकी डेड बॉडी को लेकर जिस तरह से हर किसी के मन में शंका थी कि क्या बसव राजू की डेड बॉडी को जिस तरह से नारायणपुर में ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया था, इसके लिए उनके परिजन हाई कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी को वहीं जला दिया गया था। क्या हिड़मा की बॉडी को उनके परिजनों को दिया जाएगा, जो कि सुबह से यहाँ हैं? इसको लेकर सीधा और क्लियर जवाब था एसपी का कि ससम्मान उनकी बॉडी को उनके परिजनों को दे दिया जाएगा। यहाँ पे अभी मैं एक युवक से बात कर रहा था जो कि अचंभित करने वाला था। वो 150 किलोमीटर से उसने बताया कि वो मोटरसाइकिल से केवल हिड़मा की बॉडी को देखने आया था, क्योंकि उसने कहा कि वो बहुत लोगों के मुंह से हिड़मा का नाम सुना था। उसके मन में जिज्ञासा थी कि वो एक बार उसकी डेड बॉडी को देख ले, लेकिन जब पत्रकारों को नहीं देखने दिया जा रहा है तो आम आदमी को कैसे देखने दिया जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर मैंने सतीश कोपा से फ़ोन पे बातचीत की, तो सतीश कोपा ने बताया कि जब वो लोग वापस लौटे उसके पहले ही जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा ये फैसला किया गया था कि जिस तरह से जो आज 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसकी जो तस्वीरें निकल कर सामने आई कि ख़ास बात कि वो अलग अलग जगह पर 6 ज़िलों में अलग अलग जो बिल्डिंग की साइटें थी जहाँ पर काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, वहाँ से भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इसका फैसला पोलित ब्यूरो ने 2024 में लिया था, जो सर्कुलेशन जारी किया था, जिसमें पोलित ब्यूरो ने इस बात का जिक्र किया था कि अब उनके खिलाफ माहौल है और अनुकूल माहौल होते तक उन्हें अपने आप को ज़िंदा रखना होगा ताकि ये लड़ाई ज़िंदा रहे, और इसके लिए हर किसी को अंडरग्राउंड होकर खुद को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस दौरान ही ये फैसला ले लिया गया था कि हर कोई सिविल के तौर पर सिविलियनों के बीच में जाकर रहेंगे। तब रुपेश उर्फ सतीश कोपा ने भी उनसे इस बात का जिक्र किया था कि जो माओवादी हैं उनके पास में ना आधार कार्ड है, ना वोटर आईडी कार्ड है। ऐसे में बिना कागजात के शहरों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा और हमेशा वो संदेह के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व ने उनकी बात नहीं मानी और आज जो 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसी फैसले के तहत उन्हें शहर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। इन सब के बीच में कल से एक खबर ये भी चल रही है कि देवजी कहाँ हैं। देवजी जो कि पोलित ब्यूरो हैं, और जो 3 पोलित ब्यूरो बचे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि माओवाद संगठन जितना भी बचता है, हालांकि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि माओवाद संगठन खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास देखा जाए तो माओवाद कई बार खत्म होने की कगार पर पहुंचने के बाद फिर से विकराल रूप पे उठ के आता है। ऐसे में उनका महासचिव कौन होगा? तो महासचिव के तौर पर देवजी को ही सबसे प्रमुख नाम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन उसको लेकर भी अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं शायद इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, वो भी पुलिस के हाथ में है। और जिस तरह से ये जो मुठभेड़ें हो रही हैं 2 दिनों से, और जिस तरह से बड़े स्तर के माओवादी मारे जा रहे हैं, इन सब के बीच भी कहानी कुछ और है। अब वहीं एक तस्वीर आज ये भी निकल कर आई, इन सब के बीच में हिड़मा के गाँव के क्या हाल है। तो हिड़मा के गाँव से कुछ तस्वीरें निकल कर आई जहाँ उनकी माँ की तस्वीर है। अमूमन जब कल उनको बताया गया कि हिड़मा की मौत हो गई है, तो उन्होंने कुछ पत्रकारों से कहा कि वो तो जा नहीं सकती, उनकी डेड बॉडी ला कर दी जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। लेकिन आज जब कुछ पत्रकार वहाँ पर पहुँचे
तो देखा कि हिड़मा की माँ काफ़ी दुखी और रोती हुई भी नजर आई। यह दिन भर की कहानी थी, दिन भर की अपडेट थी हिड़मा से जुड़ी, आज की मुठभेड़ से जुड़ी। हम हालांकि अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उस घटनास्थल पर पहुँचें और उस स्थान की ग्राउंड रिपोर्ट करें, उस इलाके को आपको दिखाने की कोशिश करें जिस इलाके में वो सबसे बड़ा नाम नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिससे माओवाद, जिसे सरकार फोर्स अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी, माड़वी हिड़मा। तो कोशिश करेंगे अगर हम वहाँ तक पहुँच पाए तो वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरी खुद की जिज्ञासा है कि उस इलाके को देखना ही चाहिए। आज की जानकारी मुझे लगा अपने दर्शकों को इससे अपडेट करना चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।